and then we'll do the questions which have already come in mains exams. So first one, तो ये कल 19 तक हम लोगों ने किया था, उसके आगे हम कर रहे हैं. So two balls shown in the figure are identical. The first moving at a speed v towards right and the second staying at rest. The wall at the extreme right is fixed. Assume all collisions to be elastic. Show that the speeds of the ball remain unchanged after all the collisions have taken place. तो देखो क्या होता है, ये जो हम लोगों को पता है जब इलास्टिक कोलिजन होता है और इक्वल मासेस होता है, देखो कह रहा है बॉल्स आर आइडेंटिकल, मतलब उसके मासेस इक्वल है, तो वहां पे स्पीड्स क्या हो जाता है, इंटरचेंज कर जाता है ना, याद है ना तुम्हें. बेसिकली अगर तुम देखो ये लेट्स से ये u1 स्पीड से जा रहा है और ये u2 स्पीड से जा रहा है, और बाद में इसका भी मास m और इसका भी मास m. जब कोलिजन हो गया तो लेट्स से कोलिजन के बाद ये v1 स्पीड से जा रहा है और दूसरा वाला मास जो है v2 स्पीड से जा रहा है, राइट. तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा दैट इज mu1 प्लस mu2 mv1 प्लस mv2, ठीक है. सो और सारे कोलिजन्स जो हैं इलास्टिक हैं, बेसिकली ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक. तो इससे हमारा क्या आएगा, एक तो ये कैंसिल हो गया, तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 पहला. दूसरा जो e coefficient of restitution देखें, velocity of separation by velocity of approach. तो अप्रोच तब होगा जब u1 u2 से बड़ा होगा और सेपरेशन तब होगा जो v2 v1 से बड़ा होगा. तो velocity of separation is v2 minus v1 by velocity of approach is u1 minus u2. E का वैल्यू फॉर इलास्टिक कोलिजन इज 1, तो ये हो जाएगा हमारा v2 minus v1 by u1 minus u2, ठीक है. सो इसका जो वैल्यूज देखोगे, so this is equal to, this will give you u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. तीसरा हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहता है. सो हाफ m u1 स्क्वायर हाफ m u2 स्क्वायर is equal to हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर. हाफ m सब में कैंसिल हो गया, तो इससे हमारा आ गया u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है. अब इसको दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को. तो एडिंग 1 and 2, तो अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 था, और यहाँ u1 माइनस u2 इज v2 माइनस v1. ये दोनों कैंसिल हो गया. ट्वाइस ऑफ u1 इज ट्वाइस ऑफ v2. सो इससे क्या आ गया, v2 इज इक्वल टू u1 हो गया. और इसको अगर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर सब्ट्रैक्टिंग 1 by 2, तो हमारा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 था, माइनस ऑफ ये u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. अब इसको चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया. सो ट्वाइस ऑफ u2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 और v1 इज इक्वल टू u2. तो अब ये देखो, ये वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी 2 का इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2.
that means velocities interchange. So velocities interchange in case of elastic collision between, so velocities interchange in case of elastic collision between two, between two identical balls. इस रिजल्ट को याद ही रखोगे कि दोनों मास अगर सेम होता है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज कर जाते हैं. ठीक है बच्चों? यस सर. अब जो है, अब देखो, ये लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर. बाकी लोगों ने लिखा? यस सर. ठीक है. तो जब वेलोसिटीज इंटरचेंज कर गए, अब क्या करना है हम लोग को बेसिकली, ये देखो कि देखो इनिशियली बी रेस्ट पे है तो ये 0 मीटर पर सेकेंड पे है. सो पहला, when A collides with B elastically, A will come to rest and B will move with velocity v. ठीक है. तो पहले कोलिजन के बाद A रेस्ट पे आ गया, A यहाँ रेस्ट पे आ गया और B क्या हो गया, ये मूव करने लगा वेलोसिटी v से. A का स्पीड अब 0 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद when B collides the wall, collides with the wall, ठीक है, with speed v, it rebounds. So collides elastically कर लेना है ना. So when B collides elastically with the ball with speed v, it rebounds with speed v in opposite direction. ठीक है. उसके बाद मतलब B इधर जा रहा था, ये वॉल से टकराया, वॉल से टकराने के बाद B जो है अब इधर V से जाने लगा. उसके बाद यहाँ पे A ऑलरेडी जो रेस्ट पे था उससे आके टकराएगा. ठीक है. So when B collides with A elastically, तो उसमें क्या हो गया, B will come to rest and A will move with speed v towards left. ठीक है. तो कह रहा है कि show that speed of the balls remain unchanged after all collisions. So hence after all collision, पहले भी A V से जा रहा था, V स्पीड था A का, और बाद में भी जब सारा कोलिजन हो जाएगा, आफ्टर ऑल कोलिजन्स, A again moves with same velocity v. क्लियर है? सेम स्पीड कर लो वेलोसिटी. ठीक है. यहां लिख लेना फॉर इलास्टिक कोलिजन,
between two identical bodies the speeds interchange after collision. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next, a block of mass m moving with a velocity v collides head-on with another block of mass 2m at rest. So if the coefficient of restitution is 1 by 2, find the velocities of the block after the collision. So देखो क्या है कि a block of mass m moving at a velocity v collides head-on with another block of mass 2m at rest. ये क्या है? Zero speed से जा रहा था. If the coefficient of restitution is 1 by 2, so E is equal to 1 by 2. Find the velocities of the block after the collision. मान लीजिए इसका स्पीड आफ्टर कोलिजन v1 है और दूसरे वाले का स्पीड आफ्टर द कोलिजन v2 है. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो दो चीज करेंगे. बिकॉज ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 by 2 है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बस लगेगा और जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है वो लगेगा. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है? mv प्लस 2m into 0. This is mv1 plus 2m into v2. m कैंसिल कर लिया, so v is equal to v1 plus 2v2. ये फर्स्ट इक्वेशन होगा. अब इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E. एक सेकंड बच्चों होल्ड करना.
So coefficient of restitution E is equal to velocity of separation by velocity of approach. So coefficient of, so velocity of separation हमें पता है v2 minus v1 होता है, और velocity of approach u1 minus u2 होता है. u1 मतलब v और u2 यहाँ पे 0 है. So E is 1 by 2 is equal to velocity of separation is v2 minus v1 by velocity of approach जो u1 minus u2 है, इसमें लिखेंगे v2 minus v1. u1 v है और u2 0. So v is equal to 2 times v2 minus 2 times v1. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब आप दोनों को सॉल्व करना है हम लोग को. ठीक है, v इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2 था. ठीक है, और v इज इक्वल टू 2v2 माइनस 2v1 है. इन दोनों को साथ में अगर लिख लें तो v1 प्लस 2v2 प्लस v1, ये फर्स्ट इक्वेशन है. इन दोनों को क्या कीजिए आप, सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं, सो सब्ट्रैक्टिंग v और v कैंसिल हो जाएगा, 2v2 और ये 2v2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 इज इक्वल टू माइनस 3v1. सो v1 इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, अब v1 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा 2v2 इज इक्वल टू v और v2 इज इक्वल टू v by 2. तो v2 और v1 दोनों हमें पता चलेगा. सो वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? हाँ सर. Let's see the next question, 22nd one. A block of mass 1.2 kg moving at a speed of 20 centimeter per second collides head-on with similar block kept at rest. The coefficient of restitution is 3 by 5. तो यहाँ पे देखो velocities interchange नहीं करेगा क्योंकि ये inelastic collision है, purely elastic collision नहीं है. So figure same बनाएंगे. Block of mass m is equal to 1.2 kg moving at a speed of 20 centimeter per second, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है. collides head on with similar block kept at rest. दूसरा ब्लॉक जो है 0 मीटर पर सेकेंड के स्पीड है. similar block means the another block is also having 1.2 kg mass. This is kept at rest. The coefficient of restitution is 3 by 5. ठीक है, so E is equal to 3 by 5. Now find the loss of kinetic energy during the collision. तो ये दूसरा वाला है, ये v1 से मूव कर रहा है. ठीक है, और ये जो दूसरा मास है ये v2 स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, अब हम लोग बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोसीड किया था वैसे ही करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m इंटू u1 m इंटू u2 m इंटू v1 m इंटू v2. m तो कैंसिल हो गया,
u1 plus u2 मतलब 0.2 plus 0 is equal to v1 plus v2. So v1 plus v2 is equal to 0.2. फर्स्ट इक्वेशन। अब coefficient of restitution, so coefficient of restitution is E, which is equal to velocity of separation by velocity of approach. So velocity of separation means v2 minus v1, u1 minus u2. Okay. So this is equal to v2 minus v1 by 0.2 minus 0. E का वैल्यू है 3/5, so 3/5 into 0.2 is equal to v2 minus v1. So इससे हमारा आ जाएगा v2 minus v1 is equal to 0.6/5, तो 0.12 आ गया, 0.12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके v1 प्लस v2 0.2 और v2 माइनस v1 इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब देखो, एक तो v2 प्लस v1 is 0.2 and v2 minus v1 0.12, इनको ऐड कर दो, so 2v2 is equal to 0.32. so इससे v2 is equal to 0.16 मीटर पर सेकेंड and v1 is equal to 0.04 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So loss of kinetic energy is equal to initial kinetic energy minus final kinetic energy. ठीक है। So loss of kinetic energy अगर हम देखें, so initial kinetic energy is half m u1 square half m u2 square minus half m v1 square half m v2 square. So half m को कॉमन ले लो, 1/2 into 1.2 को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास u1 स्क्वायर, u1 पता है 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और v1 स्क्वायर मतलब 0.04 का स्क्वायर एंड 0.16 का स्क्वायर। ये सारे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इज 0.6 into 0.04 minus 0.0016 minus 0.0256। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 0.04 minus 0.0016 minus 256. So 7.68 into 10 to the power minus 3 joules. So this is 7.68 into 10 to the power minus 3 joules. So this is the loss in kinetic energy which happens. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Just need to stick with the basics. जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है, 3 इक्वेशन होता है ना, उन्हीं 3 इक्वेशन से प्ले अराउंड करना है, राइट? और इनफैक्ट जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो 2 ही इक्वेशन बनेगा, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बनेगा, और एक काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी बनेगा। बस उस पर फोकस करके काम करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा।
क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next question: a ball of mass m hits a floor with a speed v, making an angle theta with the normal. The coefficient of restitution is e. Find the speed of reflected ball and the angle of reflection of the ball. So देखो एक ball of mass m है, direction गलत है. So this ball of mass m hits the floor with a speed v, making an angle of incidence theta with the ground. The coefficient of restitution is e. तो यहाँ पे coefficient of restitution ये हो गया. Find the speed of the reflected ball and the angle of reflection. So पहले तो by conservation of momentum along x-axis, as there is no external force towards the x direction, towards the x-axis. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है ना, एक ही फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है. तो बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मोमेंटम हम लोग कंजर्व कर देंगे. तो मोमेंटम अगर हम लोग कंजर्व करेंगे यहाँ पे, राइट, सो इस मास का, तो देखो एम वी साइन थीटा टोटल इनिशियल मोमेंटम. तो अब देखो v इधर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, राइट. सो ये जो डायरेक्शन में जो स्पीड है ये v cos थीटा हो गया, और इधर जो स्पीड है वो v sin थीटा हो गया. उसके अलावा सेम अगर इस स्पीड को, जो फाइनल स्पीड है, जो कोलिजन के बाद का स्पीड है, इसका दो कंपोनेंट होगा. एक इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम लोग v डैश साइन थीटा लिख रहे हैं, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट v डैश cos थीटा डैश हो गया. ठीक है. सो अब हम लोग अगर लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो मतलब मास m इंटू वी साइन थीटा इज इक्वल टू मास m इंटू वी डैश साइन थीटा डैश. तो इससे m और m कैंसिल हो गया, v साइन थीटा इज इक्वल टू v डैश साइन थीटा डैश. पहला इक्वेशन. Now coefficient of restitution E is velocity of separation. Separation किस स्पीड से हो रहा है? v dash cos theta dash से, divided by velocity of approach. अब अप्रोच किस वेलोसिटी से हो रहा है? v cos थीटा से. सो इससे हमारा आएगा v dash cos theta dash is equal to ev cos theta. Second equation. Squaring and adding 1 and 2. Squaring and adding 1 and 2. तो हमारा v डैश साइन थीटा डैश का स्क्वायर, v डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस v डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
ई स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा डैश कॉस स्क्वायर थीटा डैश 1 होता है, वी डैश स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डैश cos square theta dash is v square into sin square theta plus e square cos square theta. So eventually ये sin square theta dash cos square theta dash 1 हो गया, तो v dash is equal to root under v square sin square theta plus e square cos square theta. v बाहर ले लेंगे तो यही चीज sin square theta plus e square cos square theta, ये v dash का वैल्यू होगा. अब v dash का वैल्यू निकल गया. अब देखो स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल एंड द एंगल, हमें डायरेक्शन भी निकालना है. आप क्या करो, यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड कर दो. डिवाइडिंग 1 बाय 2, तो हमारा ये हो रहा है v डैश साइन थीटा डैश डिवाइडेड बाय v डैश cos थीटा डैश इज इक्वल टू v साइन थीटा बाय ev cos थीटा. ठीक है, तो देखो v डैश तो कट ही जाएगा और यहाँ v कट गया, तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा बाय e. ये दूसरा रिलेशन. क्लियर है? तो हम लोगों ने डायरेक्शन भी निकाल लिया और मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. The last question of H.C. Verma. So a block of mass m and a pan of equal mass are connected by a string going over a smooth light pulley as shown in the figure. Initially the system is at rest. ठीक है, when a particle of mass m falls on a pan and sticks to it. तो ये पहले जो है ना सिस्टम रेस्ट पे था. अब ये पार्टिकल ऑफ मास m falls on it और इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा. तो it will fall on it and will stick to it, right? If the particle strikes the pan with a speed v, find the speed with which the system moves just after the collision. ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल, if the particle strikes the pan with a speed v, ये जो मूव कर रहा था स्पीड v से जाके स्ट्राइक कर रहा है, सो हमें निकालना है कि स्पीड विथ विच द सिस्टम मूव्स जस्ट आफ्टर द कोलिजन. इसके गिरने से पूरा सिस्टम किस स्पीड से कोलिजन के बाद मूव करेगा वो हमें निकालना है. सो मान लो जब ये इस पे जब गिरा तो ये जो उस मोमेंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, मान लो n है,
और जो टेंशन इसमें आया बिकॉज ऑफ इसके गिरने की वजह से एक टेंशन इस पे बढ़ेगा इसके आने से। मान लो टेंशन इस इंस्टेंट पे टी है, तो ये सेम टेंशन टी इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा हो, राइट ना। ये देखो, बिकॉज ये मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगेगा, मतलब आके टकराया और चिपक गया, तो ये बेसिकली इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा। ये जो मास m जो है, जो फॉल कर रहा है, दैट विल स्ट्राइक द पैन फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अपना फोर्स ट्रांसफर करेगा उस पर। तो दैट इज बेसिकली द इम्पल्स। सो इम्पल्स इम्पार्टेड impulse imparted to the particle due to force n, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहा है ऊपर की तरफ, ड्यू टू फोर्स n इज इक्वल टू n dt, इस पे इम्पल्स लग रहा है, ठीक है। सो इम्पल्स हमें पता है इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। देखो f dt, बेसिकली f क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब f dt इधर लाके इंटीग्रेट कर दोगे, dp का इंटीग्रेशन, सो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। dp का इंटीग्रेशन मतलब डेल्टा p, so which is change in momentum. So n dt, impulse imparted to the particle due to force n is n dt. So impulse n dt is equal to change in momentum. So v velocity से गिरा है ना, m into v माइनस, बाद में ये पूरा जो सिस्टम है मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। Let's say the whole system is moving with a velocity v, capital V. So let the speed after collision is capital V. So m into small v minus of इस पे जो m into capital V है ना, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल जो मोमेंटम, राइट, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। और बिकॉज एन डी टी ऊपर की तरफ लग रहा है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बट एन डी टी किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं और अपवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, लेट अस सपोज, तो उस केस में यहाँ पे एम वी माइनस एम वी हो जाएगा, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। जो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए, बट एन बिकॉज ऊपर की तरफ लग रहा है तो वो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। सो अब इसको हम लोग लिख सकते, नाउ ये तो पहला इक्वेशन हो गया। लेट्स से नाउ इम्पल्स इम्पार्टेड टू पैन, ये इम्पल्स वाज which was given to that mass which fall down on that pan. Now impulse imparted to pan is equal to, अब जो पैन पे क्या फोर्स लग रहा है, देखो एन ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो पैन के ऊपर भी, तो पैन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एन इस पे नीचे की तरफ लगेगा, राइट, और एक टी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इम्पल्स इम्पार्टेड टू पैन क्या हो जाएगा, एन माइनस टी इंटू
dt का इंटीग्रल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ पैन, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। अब देखो हम लोग नीचे के डायरेक्शन n माइनस टी इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ले रहे हैं n माइनस टी डी टी। सो फाइनल मोमेंटम इसका क्या है, m इंटू कैपिटल V माइनस इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पे था ये। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज m इंटू कैपिटल V, ये सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर है ये वाला इक्वेशन भी? देखो समझ यस सर। करना, मतलब ऐसे नहीं कि बस सर ने लिख दिया और इसको रट लेंगे, रटने से नहीं होगा, वो एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आएगा, सेम थोड़ा ना आएगा। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे इम्पल्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए चेंज इन मोमेंटम जो हम लोग लिखेंगे माइनस, बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन है तो ये जो P फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं वो P इनिशियल माइनस P फाइनल करेंगे। और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इंपल्स लग रहा है उसी में चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं, इसीलिए ये फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। अब इंपल्स इम्पार्टेड टू ब्लॉक M, ये वाला जो ब्लॉक है इस पे जो फोर्स देखो, इस पे T ऊपर की तरफ लग रहा है और इसमें स्पीड भी क्या है, ये कैपिटल V ऊपर की तरफ ही लग रहा है। सो यहाँ पे भी सेम आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सो इम्पल्स imparted to block is equal to T dt की वजह से जो इम्पल्स है, दिस इज M इंटू कैपिटल V। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। नाउ एडिंग 2 and 3, सेकेंड और थर्ड को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा n dt का इंटीग्रल माइनस t dt का इंटीग्रल प्लस t dt का इंटीग्रल इज इक्वल टू 2mv माइनस टी डी टी प्लस टी डी टी कट गया। so, इससे हमारा आ जाएगा एन डी टी का इंटीग्रल इज इक्वल टू 2mv। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, 1 and 4 को कंबाइन करें, एन डी टी क्या है, एम वी माइनस एम कैपिटल वी है, इज इक्वल टू 2m कैपिटल वी, m इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू 3m इंटू capital V. So this is capital V is equal to m और m cancel हो गया, this is equal to V by 3. क्लियर है? Yes, sir. अब तुम लोग पूरा ये एक्सरसाइज कर सकते हो इसमें से, ठीक है? क्लियर बच्चों? यस Yes, सर। sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताओ आंसर।
सर आंसर 4 है क्या? फोर्थ ऑप्शन या 4? नो सर, 4, फर्स्ट ऑप्शन। सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त, दो बच्चे एकदम, अनुराग और वेदांश ने जवाब दिया और बाकी ने जवाब नहीं दिया। मतलब देखो, सब सारे, मतलब यू नो सारे लोग लगे हुए हैं। इसका मतलब ये, ऐसा नहीं कि बस आदि भव आंसर कर रहा है, ऐसा नहीं है बस अमृत आंसर कर रहा है, ऐसा नहीं है जब बस माधव आंसर कर रहा है या ईशा आंसर कर रही है या सहज आंसर कर रही है। सब लोग मिलके आंसर करते हैं एक एक क्वेश्चन का। मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब एकदम बैलेंस चल रहा है, अच्छे से करते रहो। मतलब हमको बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ऐसे, जब आप लोग ऐसे जवाब देते हैं। तो एवरीवन प्लीज ट्राई। ऐसा नहीं है कि, और हर दिन ऐसा नहीं कि हिम्मत हार लेना है कि एक ही बच्चा आंसर कर रहा है उसी को करने दो, हमने क्या करना है। ऐसा नहीं, हर दिन जूझना है, हर दिन लगना है ना। इवेंचुअली एक समय आएगा जब सब लोग मिलके आंसर कर रहे होगे एक साथ, वो जगह पे अचीव करना है, वहां पे पहुंचना है हमको। चलो करते हैं। अभी जो क्वेश्चन पहले, three blocks A, B, and C are lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A and B have equal masses m, while C has mass capital M. तो इसका मास स्मॉल m, इसका कैपिटल M. अब आपको कह रहा है ब्लॉक A is given a brutal speed v towards B. अब बहुत तेजी से इसको इधर यहाँ पे धकेल दिया हमने v स्पीड से, ठीक है, towards B, due to which it collides with B perfectly inelastically. perfectly inelastically का मतलब ये जाके जब टकराया इससे तो दोनों चिपक गए, मास 2m हो गया, ठीक है। द कंबाइंड मास कोलाइड्स विथ C ऑल्सो परफेक्टली inelastically. मतलब बाद में जब जाके इससे टकराया तो अब ये 2m मास आके इससे टकराएगा और वो तीनों मास साथ में मतलब चिपक जाएंगे, तीनों मास साथ में जुड़ गए। तो अब जो हमारा यहाँ पे टोटल मास आ गया, मतलब ये 3 मास जो है, ये तीनों मास अब साथ में मूव कर रहा हो, ठीक है। मान लो कुछ वेलोसिटी कैपिटल v से, ठीक है, इसका मास v था, वेलोसिटी v था, स्मॉल मास m था। बाद में जब ये, मतलब आफ्टर द कोलिजन ये दोनों चिपक गए साथ में, तो पहले तो आफ्टर inelastic collision, after perfectly inelastic collision between A and B, ठीक है, let speed be v dash. तो by conservation of momentum, so by conservation of momentum, पहला चल रहा है v से mv हो गया, इज इक्वल टू, बाद में दोनों चिपक गए 2m इंटू वी डैश हो गया। तो m काट दोगे तो v डैश इज इक्वल टू v/2 हो गया, पहला इक्वेशन। बाद में आफ्टर inelastic collision between A प्लस बी, ए और बी साथ में जा रहे हैं, एंड सी, तो ए बी साथ में एंड सी, इनके बीच में inelastic collision होगा। आफ्टर परफेक्ट inelastic collision between A plus B and C, we have, जो A plus B साथ में 2m चल रहा है v डैश स्पीड से, दिस इज इक्वल टू m plus m, 2m plus कैपिटल M इंटू कैपिटल V। क्लियर बच्चों? अब हम लोग लिखेंगे, सो 2m इंटू वी डैश मतलब 2m इंटू v/2, v डैश का मतलब v/2 इज इक्वल टू 2m प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V। 2 कट गया, mv इज इक्वल टू 2m प्लस कैपिटल M इंटू V। इससे क्या पता चला
कि अगर हम बस ये इनिशियल लेके और सीधा फाइनल इसके साथ जो कोलिजन हो रहा है वो चीज कंसीडर करते तो ये इंटरमीडिएट वाले का जरूरत ही नहीं है। ये जो बी डैश निकाला है हमने, ये हमने गड्ढागिरी किया है, बेसिकली इसका जरूरत ही नहीं है। जब मोमेंटम कंजर्व्ड रह रहा है फर्स्ट और सेकंड के बीच में और सेकंड और थर्ड के बीच में, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी तो कंजर्व्ड रहेगा ना, नहीं? आया समझ? Yes, यस sir. सर। हम लोग ये जो चीज है डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है, करके इसीलिए बताया जिससे तुमको समझ में आए कि इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, कुछ भी गलत नहीं होगा उसमें हमारा, ठीक है। ऐसे क्या है, बोल देने से बस तुमको लगेगा कि हाँ शायद होता होगा, फिर तुम एग्जाम में बैठोगे तो सेफर साइड ये करना शुरू करोगे, राइट? तो नहीं करना है वो चीज, हम लोग सीधे इससे स्टार्ट कर सकते, ठीक है। क्लियर बच्चों? अब कह रहा है कंबाइंड मास कोलाइड्स विद सी आल्सो परफेक्टली इनएलास्टिकली। इससे क्या होता है, 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द होल प्रोसेस। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ना, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो कह रहा है लॉस कितना हो रहा है, 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to kinetic energy initial minus kinetic energy final. So this will give you the final kinetic energy as initial kinetic energy minus 5/6 of initial kinetic energy. So this will be equal to final kinetic energy is initial kinetic energy by 6 या 1/6 of initial kinetic energy. क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब क्या हो गया, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 6/1 विच इज इक्वल टू 6। अब हम लोग इसको, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या दे रहा है कि जो कैपिटल V इससे हमारा कैपिटल V इज इक्वल टू mv/2m प्लस कैपिटल M, ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू m इंटू v² डिवाइडेड बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू टोटल मास हमारा क्या हो गया 2m प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V² इज इक्वल टू 6। हाफ हाफ कट गया, mv² स्मॉल v² डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M। कैपिटल V क्या है, mv/2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, mv² डिवाइडेड बाय, अब ये देखो 2m प्लस m और ये 2m प्लस m का होल स्क्वायर है, तो एक ही 2m प्लस m बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा m² v² डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M बचेगा। एक जो स्क्वायर वाला था वो इस 2m प्लस m से कैंसिल हो गया। क्लियर है ना बच्चों? इज इक्वल टू 6, ये v² कट गया, इसको काटेंगे, एक स्मॉल m बचेगा, तो ये देखो 2m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इज इक्वल टू 6। सो ये इंडिविजुअली डिवाइड करो, 2 प्लस कैपिटल M by M is equal to 6. So capital M by M
is equal to 6 minus 2 which is equal to 4. तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन, जो लोगों ने जवाब नहीं दिया था वो जवाब दें कृपया, फटाफट करके। बहुत अमेजिंग, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.03 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा ये बिल्डिंग है। ठीक है, एक पीस ऑफ वुड को यहाँ से जब हमने गिराया और यहाँ पर से हम लोगों ने एक बुलेट को फायर किया। ठीक है, अब पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.03 kg, इसका जो मास है m1 0.03 kg हो गया, और ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग की हाइट है दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। एट द सेम टाइम a bullet of mass 0.02 kg, इसका मास m2 है 0.02 kg, is fired vertically upward with a velocity 100 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोगों ने ऊपर फेंका है, v2 is equal to 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, u2 करना। नाउ, और यहाँ पे इसका जो u1 है, इनिशियली तो हम लोग रेस्ट से छोड़े, ये 0 मीटर पर सेकेंड से। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुड, वुड मान लो यहां तक आया, राइट, और बुलेट जाके इसमें एम्बेड हो गया। एम्बेड हो गया, उसके बाद बुलेट और ये वुड दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के और उसके बाद वापस आएंगे। जब बुलेट वुड में एम्बेड हो गया, ये दोनों साथ में ऊपर मूव करेंगे और ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा। सो आपको मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम रीचेस अबव द टॉप ऑफ बिल्डिंग, हमें ये हाइट निकालना है ये। ठीक है, सो मान लो ये यहां पर से जो मैक्सिमम हाइट जा रहा है, इसको हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं, राइट। अब हम लोगों को पहले तो ये निकालना है कि कितने टाइम में ये यहाँ पे आके टकराएगा। ठीक है, तो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि
I'll just write basic equation so that you understand कि हो क्या रहा है. ऐसे बोलेंगे तो फिर will not be very good an idea. तो अब हम लोग देखो इस पे, ये अगर फ्री फॉल हो रहा है तो ये जो मान लो t टाइम में यहाँ आता है, नीचे जो गिर रहा है t टाइम में गिर रहा है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस. ओके, सो ये जो डिस्टेंस है s1 इज इक्वल टू u1t प्लस हाफ gt स्क्वायर. u1 0 है तो s1 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. ये हो गया पहला इक्वेशन. अब ये जो है ये ऊपर जा रहा है, ये डिस्टेंस आया ये s1, और ये जो ऊपर जो जा रहा है ये मान लो s2 डिस्टेंस गया उसी टाइम में, तो s2 इज इक्वल टू u2t माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर. माइनस हाफ gt स्क्वायर क्यों? क्योंकि डिसेलेरेशन हो रहा है. आ रहा है समझ में? अब ये क्या हो जाएगा, s2 इज इक्वल टू u2t मतलब 100t माइनस हाफ gt स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन. तुम क्या करो, s1 प्लस s2 करोगे विच इज इक्वल टू कितना है, 100 मीटर है, इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर प्लस 100t माइनस हाफ gt स्क्वायर प्लस हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर कट गया, सो 100 इज इक्वल टू 100t आ गया. टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया. ठीक है. अब ये चीज डायरेक्टली कैसे निकाल लेते हैं, ये देखो, ये भाई मूव कर रहा है, जो इनिशियल स्पीड इसका 0 है, इसका इनिशियल स्पीड 100 है, और बिकॉज ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है जी से, नीचे वाला डिसेलरेट कर रहा है जी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम निकालते तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी ये दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड आ जाता है. रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है, राइट. तो टाइम इज इक्वल टू 100 बाय 100 कर देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड 1 सेकेंड निकल जाएगा. ये डायरेक्टली निकाल सकते. ठीक है, बट ये करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है. अब ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में ये जो वुड है वो कितना डिस्टेंस गिरा था, s1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 1 इंटू 1, सो ये कितना हो गया, 5 मीटर हो गया. अब ये जो है ठीक है, ये 5 मीटर हो गया, जो ये यहाँ पर से ये जो s1 डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर. अब इससे ये कितना ऊपर गया ये निकालने के लिए हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्लियर है बच्चों? तो उसके पहले तो हम लोग को ये निकालना होगा कि टकराने के बाद जो एम्बेड हुआ उसके बाद वेलोसिटी क्या था, जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो कितना है. वो अगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी है m2 इंटू u2, राइट. सो दिस इज इक्वल टू, पहले तो v1, इसमें ये निकाल लो एक मिनट, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस gt. तो u1 मेरा है 0 प्लस 10 इंटू 1. तो जिस समय टकराया उस समय वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, जब वुड जो है बुलेट से टकरा रहा है. और v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 माइनस gt, क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है यहाँ, 100 माइनस 10 दैट इज
90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे, 0.m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू, दोनों साथ में मूव करेगा, m1 प्लस m2 v स्पीड से। सो दिस इज इक्वल टू, ये m1 v1, m1 इज 0.03 इंटू 10 प्लस 0.02 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू v। तो इससे हमारा आ जाएगा 0.3 एंड 1.8, 2.1, 0.05, 0.3, 0.2 into 9, 1.8 divided by 42 आ गया। सर 1.8 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 0.02, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ये नीचे आ रहा था राइट, और ये ऊपर जा रहा है, तो इसका जो साइन नेगेटिव लेंगे यहाँ, राइट। तो दिस वाज कमिंग डाउनवर्ड, राइट, और अपवर्ड, हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के समय, बिकॉज साइन ऑपोजिट है इसका, तो इसीलिए माइनस 0.03 इंटू 10 कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ 0.3 प्लस 1.8 divided by 0.05 is equal to v. v is equal to 30 meter per second. तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमें पता है कि h इज इक्वल टू रूट अंडर v स्क्वायर बाय 2g होता है। सो दिस इज 30 स्क्वायर divided by 2 into 10. So this is 900 divided by 20. So h is equal to root, sorry स्क्वायर रूट नहीं होता है, v स्क्वायर बाई 2g होता है। सो h इज इक्वल टू 45 मीटर। तो अब देखो ये टोटल 45 मीटर हो गया, और यहाँ से S1 जो है 5 मीटर है, तो बिल्डिंग के टॉप से जो हाइट निकालना होगा दैट विल बी 45 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 40 मीटर। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लो सब लोग एंड वील स्टॉप हियर फॉर द डे। ठीक है, तुम लोग का काम है कि HC वर्मा पूरा खत्म करना है और मुझे भेजना है एक एक क्वेश्चन बना के, और प्रॉपरली तरीके से जैसा मैंने दिखाया था वैसा करके। ठीक है, सारे बच्चे अभी भी नहीं कर रहे हैं सारा क्वेश्चन। सो इफ यू रियली वांट टू सक्सीड एंड टेस्ट सक्सेस, सो प्लीज सेंड मी दोज थिंग्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए, सो विल स्टॉप। सबने लिख लिया? Yes, sir. चलो, बाय एंड टेक केयर। Thank Thank you, you, sir. sir.